हेलो भाई लोग, क्लास 9 क्या हाल है आप सबके। आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने सेल चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने काफी चीजें कंप्लीट कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनल्स, यानी जो सेल होता है, कोशिका होती है। अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं, तो उसके अंदर देखने पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सभी सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? सभी सेल में पाया जाता है। ठीक है। अब स्टार्ट करते एक बार, लेट सपोज करो ये आपका सेल है। ठीक है। तो सेल के जो ये ऊपरी हिस्से में लगा हुआ ये आपका एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। देखो, अब न्यूक्लियस की छोटी छोटी बातें एक बार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, यानी जो जैसे आपके घर में पिताजी होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? हेड होते हैं। उनका जो भी बात होता है उसको माना जाता है, फॉलो अप किया जाता है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर जो हेड होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? कंट्रोल द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है। जो हमारे सेल का सेंटर है उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर कितनी कवर होती है? अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार वो लेक्चर जरूर देख लो, वो वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें आपके और बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है। दो कवरिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगला देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा? पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्स। जो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं साइटोप्लाज्म में कोई चीज जाने के लिए और आने के लिए। चलो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर आप अगर डायग्राम देखते हो तो ये साइटोप्लाज्म है आपका। क्या एक तरीके से मान लो साइटोप्लाज्म है अंदर भरा हुआ। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर। और बाहर क्या होगा? बाहर भी साइटोप्लाज्म होगा। तो ये जो छोटा सा पोर है ना, इससे कोई भी चीज एंट्री कर जाएगी और इससे कोई चीज बाहर जा सकती है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोस पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और ये जो बाहर दे रखा है ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? ये बाहरी हिस्सा, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पोर से कोई भी चीज अंदर जा सकती है और कोई भी चीज बाहर आ सकती है, लेकिन सेलेक्टिव चीजें अंदर जाएंगी और सेलेक्टिव चीजें बाहर जाएंगी। ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। उसके बाहर जो इस तरीके का होता है वो आपका होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। सेल का साइटोप्लाज्म, ये बाहर 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 आप देखोगे तो सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और यहां से कोई भी चीज बाहर जा सकती है, यहां से कोई भी चीज अंदर आ सकती है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट होते हैं? न्यूक्लियस के पार्ट होता है, हिस्सा होता है, डीएनए होता है। ठीक है। अब डीएनए क्या होता है इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, है ना, कहते हैं तो किसका बच्चा है? अपने मम्मी पापा के बच्चे हो। ठीक है। बाबू सोने के नहीं हो। तो उससे कैसे पता लगता है? वो डीएनए से पता लगता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिससे आपको ये पता लगता है कि आपके मदर या फादर कौन है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। फिर न्यूक्लियस अगर हम देखें तो देखो ये पूरा सेल होता है। ये पूरा क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर ये छोटा सा हिस्सा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनसे यहाँ पर कोई भी चीज अंदर या बाहर जाई जा सकती है। ठीक है। अब डीएनए क्या होता है? कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए यानी न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल होता है। ठीक है। यानी सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है और न्यूक्लियस के अंदर कंटेन करता है डीएनए। ठीक है। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहां से न्यूक्लियस की शुरुआत होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास आता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है, याद करके रख लो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पूछा जा सकता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, करेक्ट, सही बोला आपने। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर अगर हम देखें ना, आपको पता है जो आपका स्किन कलर होता है, जो आपके आईज का कलर होता है, ये सब कुछ कोड होता है। ठीक है। आप 12th क्लास 11th क्लास के बायो में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्चुअली में कोड होता है। डीएनए के अंदर जो जीन होता है ना वो इस तरीके का होता है। ठीक है। देखो इस तरीके से दे रखा होता है। अब ये जो ये हिस्सा है ये आपके मान लो आई के कलर को डिसाइड करता है। ठीक है। जैसे आपकी आंखों का कलर ब्लैक है, मेरी कलर आंखों का ब्राउन है, ऐश्वर्या राय की कलर का आंखों क्या है? क्या है कलर उनकी आंखों का? वो है ब्लू। ठीक है। तो ये हर एक हिस्सा क्या करता है? एक एक करेक्टर को डिसाइड करता है। ठीक है। अब जैसे ये वाला छोटा हिस्सा है ये आईज के करेक्टर को डिसाइड कर रहा है। ये जो छोटा हिस्सा होगा ये आपके फेस के कलर को डिसाइड करेगा, ये नोज के। ये कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट्स से जो बच्चे को ट्रांसफर होती है वो कोडिंग में हेल्प करता है। डीएनए आपको कैसा दिखता है? इस तरीके का डीएनए होता है। ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है।
यानी कि धागे के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है। अब कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी हमारे कैसे लक्षण होंगे, यानी जो हम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं तो उनके जो कैरेक्टर्स है, उनके जो लक्षण है वो हमारे अंदर आए हैं, वो कौन किसकी वजह से आता है? डीएनए की वजह से आता है। ठीक है, और डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनहेरिटेंट गिव अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। वही जो बात बताई कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी माता पिता से बच्चों में क्या गुण जाने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, कैसा उनका कलर होना चाहिए, कैसा उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब की चीजें हमारा डीएनए ही बताता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला आता है जीन। ठीक है, अब जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग द कोड ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर सच एज द आई स्किन। आईज का कलर क्या है, यानी अब अगर मैं बात करूं, ये छोटा सा सेगमेंट लिया था मैंने, ठीक है, जो कोड करता था आंखों का कलर, मान लो यहाँ पे आपका डिसाइडेड होता है, यहाँ पे स्किन का कलर डिसाइड होता है, तो ये छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। समझ आया? तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जल्दी से बताओ। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। और डीएनए क्या कंटेन करता है? डीएनए क्या कंटेन करता है? डीएनए करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? क्या होता है? एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके दे रखा है, ये हिस्सा हो गया जीन। तो जीन, तो ये हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे जो भी लक्षण होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, तो डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को, जो आपकी अनुवांशिकता आती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। यानी अगर हम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, उनके जैसा कलर है, उनके जैसे हेयर स्टाइल है, उनके जैसे आईज है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो न्यूक्लियस का काम समझ आया? देखो बच्चों, जो जो मैं चीज अभी आपको बताऊंगा उनके सिर्फ फंक्शन अच्छे से समझने हैं और उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा डीएनए। अब क्या होता है? क्रोमोटीन और क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोटीन और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखो, क्रोमोटीन स्कैटर फ्रॉम द डीएनए इन अ न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब हम डीएनए न्यूक्लियस को देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके दे रखा है, मैगी के जैसा। ठीक है, मैगी के जैसे दे रखा है। ये एक्चुअली में क्या होता है? डीएनए के थ्रेड्स होते हैं, इनका नाम होता है क्रोमोटीन। क्या नाम होता है? क्रोमोटीन। अब जब क्रोमोटीन अरेंज होते हैं, ठीक है, व्हेन द सेल इज अबाउट डिवाइडेड, ठीक है, जब डिवाइड होता है और ये अरेंज होते हैं तो ऐसे बनते हैं क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस एंड कॉइल डीएनए न्यूक्लियस रोड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डीएनए है, लेकिन इन्होंने एक शेप ले लिया। ठीक है, इस तरीके का शेप ले लिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डीपली स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो 23 होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, मेल के अंदर 23, लेकिन एक क्रोमोसोम होता है डिफरेंट, यानी 22 क्रोमोसोम तो सेम होंगे, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है, यानी 23वें नंबर क्रोमोसोम होता है, वो सेक्स डिटरमिनेंट होता है, यानी कौन गर्ल होगा, कौन बॉय होगा, ठीक है, मेल फीमेल का डिसाइड वो करता है। तो ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का पार्ट उतना था। अब हम पढ़ते हैं दो टाइप का, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जैसे सेल के दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। इसके बारे में एकदम अच्छे से अपन समझते हैं। द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी अगर मैं किसी सेल को देखता हूं और उसमें मैं चाहता हूं कि यार न्यूक्लियर कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, और वहां पे मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूं, मैं ढूंढ नहीं पाता हूं, मुझे मिलता नहीं है, तो उसको हम वो वाले जो सेल होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब इसी का अपोजिट सोचो, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक है उसमें वेल डिफाइंड नहीं है, नाभिक नहीं मिल रहा है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर नाभिक मिलेगा, यूकैरियोटिक के अंदर नाभिक मिलेगा। करेक्ट? इस तरीके डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है, कुछ बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे से होते हैं, एकदम कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास के मॉनिटर होते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे नंबर भी मिलते हैं, अच्छे तो वेल टू डू रहते हैं। और कुछ होता है बैक बेंचर्स, है मास्टर जी एक कोई कॉपी में सारी कॉपी में वही काम करते हैं, वो कवर ओवर नहीं चढ़ाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? बैक बेंचर की तरह होता है, इस पे कोई कवरिंग नहीं होती, इस पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी ये परत चढ़ाते हैं, इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड विद सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट इन राइबोसोम्स। ठीक है, अब देखो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं,
सेल के अंदर कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो उनपे क्या होता है, बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होता है। तो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उनपे एब्सेंट होता है, सिर्फ राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये वाले सारे कैसे होते हैं, जितनी चीजें अंदर होंगी, जैसे कि प्रो यूकेरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम्स होगा, वैक्यूल होगा, जो जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे किसके अंदर, यूकेरियोटिक के अंदर, तो उस पे एक क्या होती है, कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम्स में इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें भी, यानी जो आप पढ़ सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, और इसमें क्या रहता है, एब्सेंट। अगला आता है ओनली वन क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में कितने क्रोमोसोम होता है, एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस बात को ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोर देन वन होते हैं, यानी एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होता है यूकेरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब अगर हम साइज की बात करें तो जो आपका साइज होता है, ठीक है, ये स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, साइज में छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक साइज में क्या होता है, छोटा होता है। यूकेरियोटिक साइज में 10 to 100 यूएम, ये क्या लिख रखा है, ये है माइक्रोमीटर। क्या है ये, माइक्रोमीटर, यानी एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोमीटर में दे रखा है। अब देखो एक हिस्सा होता है जो आपको सेल को चलने में मदद करता है, सेल को चलने में मदद करता है, तो वो होता है आपका फ्लैजेला इज अ प्रेजेंट इन हेल्प टू मूवमेंट, ठीक है। तो यूकेरियोटिक में फ्लैजेला नहीं होता है, तो जब यूकेरियोटिक में फ्लैजेला नहीं होगा तो प्रोकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा। तो ये हो गया। अब इसका एग्जांपल बैक्टीरिया और फ्लैजेला ये दे रखे। और यूकेरियोटिक होता है जो बड़े जीव होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर यूकेरियोटिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये फटाफट से डिफरेंस को याद करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो साइज में छोटा होता है, यूकेरियोटिक साइज में बड़ा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नहीं पाया जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फाइंड कर सकते हैं और न्यूक्लियस रीजन को भी डिफाइंड होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, यूकेरियोटिक के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, मूव कर सकता है, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफाइन द जीन। जीन क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर विच इज कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल विच इज हेल्प टू द इनहेरिटेंट, ठीक है। तो अनुवांशिकता यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, ठीक है, जो कैरेक्टर को कंसिस्ट करता है। अब जो डीएनए होता है एक शेप ले लेता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम्स। ये भी आपके हेरिटेड मटेरियल को कंटेन करता है। हाउ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोटिक, गिव वन एग्जांपल। एक एग्जांपल बता दो, क्यों प्रोकैरियोटिक अलग है, यूकेरियोटिक अलग है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो साइज में छोटा होता है, यूकेरियोटिक बड़ा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आता है ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। पहले इस बात को समझते हैं, है ना। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, मान लो आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उस ज्योमेट्री बॉक्स को आपने खोल दिया, ठीक है, तो उसके अंदर पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, है ना, और स्केल मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मतलब जैसे हम ओपन करेंगे उसके अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो वैसे ही जब हम सेल को पढ़ते हैं तो सेल के अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, और इन्हीं का नाम होता है और इन्हीं का कुछ ना कुछ काम होता है। तो कहता है ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल लाइक हैव ऑर्गन्स इन डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल एज अ ऑर्गेनेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी को देख लो, हमारी बॉडी के अंदर क्या दे रखा है, नाक है, उसका कुछ काम है परफॉर्म करना, आंखें हैं, ठीक है, देखना, मुंह है, फालतू बोलते रहते हो तुम लोग ना, बोलने का काम है। तो इस तरीके से सेल के अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, लाइसोसोम्स का बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो बाहर होता है सेल वॉल होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज से मिलकर बनता है, ये पेपर में याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद जो मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल के बाद जो परत आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद से आता है इसमें जो मटेरियल भरा रहता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर एक ये बड़ा सा होता है, बड़ा सा, जिसमें वाटर कंटेंट वैक्यूल्स, और ये छोटे छोटे हिस्से होते हैं, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडीज, और इसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया, जेंथोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये हरा कलर, बहुत सारे कलर, फूड को स्टोर करना। तो प्लास्टिड्स तो किसके अंदर पाया जाएगा, किसके अंदर, प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, देख लो इनको, इनका एक एक पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनके फंक्शन बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो एनर्जी आती है ना सेल में, वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको भी अपनी जिंदगी का माइटोकॉन्ड्रिया बनना है, एनर्जेटिक रहना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या आता है।
सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? तो सेल के अंदर दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाए जाते हैं। एक ऐसा राइबोसोम्स जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम होगा, इसके अंदर राइबोसोम होता है, प्रेजेंट होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें नॉट राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है, अब्सेंट रहता है। क्या रहता है इसके अंदर? अब्सेंट रहता है। तो इस पे राइबोसोम अब्सेंट है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो दो बातें क्लियर। आरईआर और एससीआर। आरईआर को आरईआर क्यों कहा जाता है, रफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है। और एससीआर को एससीआर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एससीआर के अंदर राइबोसोम नहीं होता है, एससीआर के अंदर राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो ये सेल के दो पार्ट्स हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? कोई काम पूछे तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो लिपिड बनता है, लिपिड्स वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में काम आते हैं, ठीक है, और आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं, एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। तो जो प्रोटीन होता है और लिपिड्स होता है, ये कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन बनाता है प्रोटीन? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन बनाता है लिपिड्स? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड द शीट्स। ठीक है, अब ये एक बड़ा सा इस तरीके का देखने को मिलता है। टू टाइप ऑफ राइजोसोम, देखो ये देख रहे हो आप, इस तरीके का, ऐसे ऐसे ये शेप होता है। और ये छोटे छोटे देख रहे हो ना आप, ये क्या है? राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम है। इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रफ राइबोसोम्स। ठीक है, और इस पे अब्सेंट है, देखो स्मूथ सा है ना, मुलायम सा, सॉफ्टी सॉफ्टी, तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको हम? स्मूथ राइबोसोम्स। ठीक है, तो एससीआर, ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इसमें स्मूथ राइबोसोम्स का पता लग गया, रफ का। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन, है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, हिंदी में बात करें तो वो किससे मिलकर बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो ये राइबोसोम के काम होते हैं। दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक आरईआर, एक एससीआर। इनका काम होता है सिंथेसिस करना प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स। अब एक बार दोनों का डिफरेंस एक बार अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। ठीक है, तो जो आरईआर होता है ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये क्या बनाता है? लिपिड्स बनाता है। क्या बनाता है? ये लिपिड्स। ठीक है, तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर वाला होता है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और एसईआर वाला भी है, एसईआर वाला, वो बनाता है लिपिड्स। क्या बनाता है? वो लिपिड्स बनाता है। सम राइबोसोम्स आर अटैच और इसमें नॉट अटैच। ठीक है, अपेयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप, अपेयर स्मूथ। ठीक है, तो जो स्मूथ वाला है वो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो स्मूथ दिखेगा, मुलायम दिखेगा। लेकिन ये वाला क्या दिखेगा आपको? रफ दिखता है। क्या दिखता है? रफ। प्रोटीन सिंथेसिस बनाने का काम होता है और ये लिपिड्स बनाता है। ठीक है, अब जो स्मूथ होता है वो हार्मोन्स भी बनाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे आपको बड़े होते हो तो एंजाइटी होती है, या फिर जब आपको एंगर आता है, या फिर आप मेच्योर होते हो, दाढ़ी मूंछ आती है, तो वो सब हार्मोन्स के कारण से आता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका हार्मोन्स वगैरह होता है वो कौन बनाता है? वो बनाता है एसईआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर कई बार खराब हो जाता है या फिर उसको क्लीन करना होता है। ठीक है, तो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एनिमल्स हु हैव अ बैकबोन्स, ठीक है, जैसे हम लोग इंसान है, पता है आपको, हम जानवर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, तो हमारे पास क्या है? बैकबोन्स है। तो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, यानी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए भी हेल्प में काम करता है। ठीक है, और नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये लिवर को क्लीन करने में मदद नहीं करता है। तो एसईआर में ये डिफरेंस है, इसमें लिपिड्स का काम बनाना होता है। ठीक है, इसमें रफ राइबोसोम नहीं होता है, और इसका काम होता है हार्मोन को सिंथेसिस करना, इसका काम होता है एंजाइम्स को सिंथेसिस करना। ठीक है, ये एंजाइम बनाता है और ये हार्मोन बनाता है। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है, एससीआर और आरईआर का डिफरेंस, एससीआर और आरईआर का डिफरेंस। तो एससीआर आरईआर का डिफरेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं। एससीआर क्या होता है? जिसके अंदर राइबोसोम अब्सेंट होता है। आरईआर होता है जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एससीआर का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड्स को बनाना, और आरईआर का काम होता है किसको बनाना? प्रोटीन को बनाना। ठीक है, आरईआर सिंथेसिस करता है एंजाइम्स को, और एसईआर सिंथेसिस करता है हार्मोन्स को। ठीक है, लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस करता है एसईआर, और आरईआर का कोई रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन में, लिवर को क्लीन करने में। तो ये दोनों के डिफरेंस हो गए और आपको याद हो गया। ठीक है, चले आगे, आगे चले। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो पूछ डालो।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम का तो काम होता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, इट हेल्प इन अ, अब देखो हार्मोन कौन बनाता है, हार्मोन एससीआर बनाता है। हार्मोन कौन बनाता है, एसईआर बनाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड फंक्शन है वो तो नहीं है। इट हेल्प टू मेंटेन द स्टार्च इन मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं है। हमने जो भी पढ़ा उसमें कुछ ऐसा दे रखा था, ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा कि ये दो काम तो नहीं है, ना ये काम है ना ये काम है। ये आपका आरईआर राइबोसोम्स का काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज से क्या समझ आता है, बॉडी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं, ऐसे नाम दिया गया था। इसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गोल्गी करके, गोल्गी गैलीलियो करके कुछ नाम था उनका, उनसे ही ये इनका नाम डिफाइन किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सेल के अंदर जो जो पार्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो वही अभी भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो गोल्गी अपरेटस होता है ना, वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम होता है वो समझते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच कॉल्ड नॉन एज अ क्रिस्टिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, कोई शेप होती है तो उसका हम नाम देते हैं ना। जैसे अगर मैं ये बनाता हूं तो इसको आप बोलोगे कि भैया ये स्क्वायर शेप है, करेक्ट, ये स्क्वायर शेप है। तो उसी तरीके से जो इसके अंदर ये शेप आपको देखने को मिलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्रिस्टन्स। ठीक है, क्रिस्टन्स नाम होता है। ये कई बार पूछा जाता है, इस वाले शेप को क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टन्स। ठीक है, याद रखना, ये गोल्गी अपरेटस के अंदर होता है, क्रिस्टन्स याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन, हमें काम तो पढ़ना ही है, शेप तो पढ़ना ही है, तो फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है स्टोरेज करना, किस चीज को स्टोर करके रखना, संग्रह करके रखना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस फ्रॉम द ईआर एंड डिस्पैच ऑफ द वेरियस टारगेट। अब यानी कि हमने ये पढ़ा था कि जो आरईआर है, एसईआर है, प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं, तो इन प्रोटीन्स को स्टोर करना, इनको पैकेज करना और इसको सिंथेसिस करना, ये काम होता है किसका, गोल्गी अपरेटस का। गोल्गी अपरेटस का काम होता है प्रोटीन लिपिड्स को सिंथेसिस करना फ्रॉम ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो प्रोटीन बनता है, जो लिपिड्स बनता है, उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करना और पैकेजिंग करना। ठीक है, और ये इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। लाइसोसोम घर की सफाई करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होता है वो कौन बनाता है, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी अपरेटस। यानी गोल्गी अपरेटस के दो इंपॉर्टेंट काम हो गए। पहला, गोल्गी अपरेटस का काम क्या हुआ बताओ, पहला काम है लाइबोसोम्स को बनाना, लाइसोसोम्स को बनाना। दूसरा काम है प्रोटीन लिपिड्स की पैकेजिंग करना और सिंथेसिस करने में हेल्प करना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। तो ये गोल्गी अपरेटस के काम हो गए, ये काम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके गोल्गी अपरेटस के काम है। आगे देखते हैं, इसका जो शेप होता है, शेप में जो शेप होता है, शेप को नाम देते हैं क्रिस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपके गोल्गी अपरेटस है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी हैपन लाइफ ऑफ सेल देयर इज अ नो। क्या होगा अगर किसी सेल में से गोल्गी अपरेटस को निकाल दिया जाए, तो क्या होगा। अब जैसे आप इंसान हो, ठीक है, आप एक इंसान हो, अगर आपकी बॉडी में से, ठीक है, आपकी बॉडी में से आंखों को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, आप देख ही नहीं पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे। उसी तरीके से बोला गया कि अगर गोल्गी अपरेटस को निकाल दिया तो कोई काम नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। कौन कौन सा जो ये काम करता था। पहला काम, व्हेन देयर द गोल्गी अपरेटस नो फॉलोइंग द प्रॉब्लम, ये समस्या आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम, पैकेजिंग नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इश्यू होते हैं। अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम बनाता था ना, तो जब गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेगा, प्रोटीन लिपिड्स की पैकेजिंग नहीं होगी, सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अगर क्या किया जाए, निकाल दिया। ओवरऑल वुड बी डिस्टर्ब द सेल का फंक्शन, जो सेल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गोल्गी अपरेटस के ना होने से इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, आगे चले, चले, समझ आ रहा है, इतना तक आ रहा है, ठीक है। अब आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, मान लो कभी आपके बॉडी में चोट लग जाती है, ठीक है, कोनी पे कभी चोट लग गई, कभी लड़ाई हो गई, कभी कूट दिया पापा ने चप्पल से, तो हमारे अंदर के सेल डैमेज होते हैं। क्या डैमेज होते हैं, सेल। अब उस सेल की क्लीनिंग कौन करता है, उसके सेल की क्लीनिंग करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, अब लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है,
अब लाइसोसोम जो होता है सेक लाइक अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल। सेल के अंदर जो वेस्ट का डिस्पोजल होता है, ठीक है, जो भी हमारे सेल में वेस्ट चीज होती है, ठीक है, डैमेज वगैरह के होने की वजह से, तो वो सेल के अंदर जो क्लीनिंग का काम करता है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अब ये मेरा पूरा सेल है, सेल के अंदर ये छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एज वेल एज डैमेज द ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया, फालतू बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाते हैं उसको ये खा जाता है, ठीक है, और खुद ही ये खा के मर जाता है, ठीक है। तो यानी वो बैक्टीरिया को भी खा गया, या कोई भी सेल में चीज क्या होगी, डैमेज हो गई, फिर उसको ये खा जाएगा, ठीक है, उसको भी खा जाएगा, और ये खुद ही फिर डाइजेस्ट हो जाएगा और डेथ कर जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मान लो कोई भी चीज, ये आया मान लो लाइसोसोम से, ठीक है, ये मेरा वेस्ट है, तो इसको जाएगा, ऐसा ऐसा फटाफट खाएगा और खाने के बाद खुद ही छुअंतर मर जाएगा, ठीक है, डेड कर जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है, कौन करता है? लाइसोसोम। इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। देखो हर एक चीज का निक नेम है, सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे, आएगा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुसाइडल बैग क्या होता है? आपका लाइसोसोम से होता है। ड्यूरिंग द सेलर डिस्टर्बेंस द सेल गेट डैमेज एंड द लाइसोसोम्स ब्रस्ट इनटू डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ठीक है। तो जब कभी कोई चीज डैमेज हो जाती है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको निगल लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और ये फिर खुद भी डेथ कर जाता है, खुद भी क्लीन हो जाता है। इससे हमारे जो फालतू बैक्टीरिया है, जो सेल में कोई चीज डैमेज हुई थी, वो भी क्लीन हो जाता है, और ये जो सेल होता है वो भी आपका क्लीन हो जाता है। यानी लाइसोसोम्स को बेसिकली नाम देते हैं सुसाइडल बैग, ये क्लीनिंग का काम करता है, और ये भी बैक्टीरिया या फॉरेन कोई भी चीज आती है कोई सेल के अंदर, उसको निगल लेता है और खुद भी डेथ कर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। क्लीनिंग करने में हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है? और लाइसोसोम को बनाता कौन है? लाइसोसोम को सिंथेसिस कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। कौन करता है? गोल्गी अपरेटस, ठीक। लाइसोसोम्स का काम पढ़ लिया हमने। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार हजार बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी हम कोई खाना खाते हैं और वाटर, सांस वगैरह लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जाती है एनर्जी। वो एनर्जी स्टोर होती है, वो ऊर्जा स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक फॉर्म होता है एटीपी फॉर्म, ठीक है। एटीपी फॉर्म इज द एनर्जी करेंसी, जिसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे आप खाना कभी खाते हो ना, तो ऐसा तो होता नहीं बाजार से गए, आलू लिया, उसको खा लिया, उसको उसको बदलते हो, सब्जी के फॉर्म में, चिली पटेटो के फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर उसको खाते हो, आनंद लेते हो, हाँ मजा आ रहा है, आलू के पराठे, ठीक है। तो वैसे ही आउटर मोस्ट पोर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब इनर सेल मेम्ब्रेन आर डीपली फोल्ड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेशन। अब एक बार बोला गया कि ये जो होता है ना, ये फोल्डेड होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? फोल्डेड होते हैं। इससे क्या होता है? इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, और एटीपी, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डिंग इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और एटीपी का जो फॉर्मेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए एरिया ऑफ एटीपी जनरेशन, एनर्जी रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी एक क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है, और एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का निकनेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्डिंग होती है, इसलिए ताकि एटीपी की एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, एरिया बढ़ा सके। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी बात थी, ठीक है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम। इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला आता है प्लास्टिड्स। क्या प्लास्टिड्स आपके अंदर है? प्लास्टिड्स मेरे अंदर है? नहीं भैया, आपके अंदर और मेरे अंदर प्लास्टिड नहीं है। हम रंग जरूर बदलते हैं, है ना, गिरगिट की तरह, लेकिन जो प्लास्टिड्स होता है वो पाया जाता है पौधों के हरी पत्तियों के अंदर, ठीक है। अब प्लास्टिड्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है, और इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। प्लास्टिड्स हमेशा पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, याद रखना ये एक डिफरेंस है कि प्लास्टिड्स पाया जाएगा एनिमल से प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा, करेक्ट। अगला आता है
क्लोरोप्लास्ट ये क्या काम करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कलर प्रोवाइड। जैसे फ्लावर होते हैं, है ना, आप फ्लावर देते हो, है ना, देते हो ना, फिर रिजेक्ट हो जाते हो, तो वहां पे जो वो फ्लावर का कलर आता है वो किससे आता है, क्रोमोप्लास्ट से आता है। किससे आता है, क्रोमोप्लास्ट से। अगला आता है क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तियां होती है उन पत्तियों को ग्रीन करने का काम होता है क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ पिगमेंट क्लोरोफिल इट रिक्वायर्ड टू फोटोसिंथेसिस। देखो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उसके अंदर हरी पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, उसके अंदर हरी पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो ये क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों को हरा करता है, वो पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। किसमें पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। और क्रोमोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है, प्लास्टिड्स के अंदर। ठीक है, और प्लास्टिड्स एनिमल्स प्लांट सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यानी प्लास्टिड्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का होता है कलर प्रोवाइड करना, जो फ्लावर्स के कलर वगैरह होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पत्तियों को हरा करके रखता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और अगला आता है ल्यूकोप्लास्ट, ये व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, स्टोर स्टार्च ऑयल वगैरह। ठीक है, यानी जो प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, ऑयल होता है, यानी एक तरीके से फूड वगैरह का स्टोरेज जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब प्लास्टिड्स का भी खुद का क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम्स का होता है। एनिमल के अंदर किसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, एनिमल सेल के अंदर, बताओ, कमेंट करो किसका होता है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ये बात आप याद रखना, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब अगला आता है ल्यूकोप्लास्ट, वैक्यूल्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अगला, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो जो ये वैक्यूल्स होता है, ठीक है, वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स आर द टर्जिडिटी रिजिडिटी एंड स्टोरेज सेट। मतलब आप ये देखो, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल का काम होता है एक तरीके से वाटर को कंटेन करना, जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको कंटेन करना। ठीक है, टर्जिडिटी यानी फुलाए कर रखना, इसको फुलाए रखना, रिजिडिटी मेंटेन रखना, हार्डनेस। तो स्टोरेज एक लार्ज प्लांट एंड स्मॉल इन एनिमल, यानी जो वैक्यूल होता है वो प्लांट में बड़ा होता है। वैक्यूल प्लांट में क्या होता है, बड़ा होता है, और एनिमल में क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। याद रखना ये बात। ठीक है, वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है और एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है। ठीक है, अब वैक्यूल क्या कंटेन करता है, मे ऑक्यूपाई 50-90% वॉल्यूम, जितना भी 50 से 90% जो प्लांट का वॉल्यूम है, यानी जो पानी वगैरह है, वो कौन कंटेन करके रखता है, अपना वैक्यूल रखता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, ये उसको क्या रखता है, फुलाए रखता है। क्या रखता है, फुलाए रखता है, मोटा रखता है। ठीक है, एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, स्टोर द अमाइनो एसिड, शुगर वगैरह। ठीक है, प्रोटीन में। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है उसके अंदर एक तरह से सोप नाम दिया गया। ठीक है, शुगर, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और एसिड्स और प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन है, शुगर है, और आपका क्या है, एसिड्स है वगैरह, ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये सब किसके अंदर होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर होते हैं। अगला आता है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर फूड, वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स, अमीबा कंज्यूम एक्सपेल्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो कुछ अमीबा होते हैं जिसके अंदर जो ये वैक्यूल होता है वो फूड वैक्यूल होता है, मतलब जहाँ पे खाने स्टोर होता है। ठीक है, मतलब अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर जो फूड स्टोर होता है ना, वो उसके वैक्यूल में होता है। ठीक है, तो ये वैक्यूल का काम होता है। आप देखोगे ना जो बड़ा सा इसमें दे रखा होगा, ये वैक्यूल होता है। क्या होता है, ये वैक्यूल होता है। अब अगला आता है मेंबर्स का खेल। ठीक है, मेम्ब्रेन्स का खेल। ठीक है, मेम्ब्रेन्स का खेल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहले न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इनके पास क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। कितने मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम्स वैक्यूल, इनके पास कोई डीएनए नहीं है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा रिवाइज करते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, और खुद का इनके पास डीएनए होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम्स वैक्यूल, इनके पास कोई एक मेम्ब्रेन होता है, कोई अपना डीएनए नहीं होता है। राइबोसोम्स नो मेम्ब्रेन प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता राइबोसोम्स, ओनली ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये राइबोसोम्स ऐसा एक इकलौता ऑर्गेनल्स है जो यूकैरियोटिक में भी होगा और प्रोकैरियोटिक में होगा, दोनों का भला करता है। ठीक है, राइबोसोम्स ऐसा ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार भाई। न्यूक्लियस का दो होता है क्या, मेम्ब्रेन, एक डीएनए होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक डीएनए होता है और 2 मेम्ब्रेन होती है, और प्लास्टिड्स का भी 2 मेम्ब्रेन होता है और एक डीएनए होता है। लेकिन इन लोगों का कोई डीएनए नहीं है, इन लोगों का लाइसोसोम्स का, लाइसोक्यूल्स का, गोल्गी एपैरेटस का, इनका कोई डीएनए नहीं होता और सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल, इनका क्या डिफरेंस है। तो सिंपल बात, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल वगैरह वाला। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। ठीक है, जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज से, पेपर में पूछा जाएगा। और एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा और नोट कर डालो। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। देखो मैंने पूरी बात बता दी, पूरी बात समझा दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा जाएगा और ये पेपर में अभी के अभी बता दे रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब ये ना लास्ट में आता है तो ये कई बार छूट जाता है, लेकिन पेपर में कई बार सवाल पूछ लेता है। पेपर में कई बार सवाल पूछ लेता है, खासकर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनमें तो ये सवाल मैडम गुस्से में दे देती है। गुस्से में जब आती है वो ये वाला सवाल दे देती है, तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो उनका गुस्सा ठंडा कर देते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो एक सेल है, एक सेल से जब वो 2 सेल हो जाएगा, 3 सेल हो जाएगा, यानी 1 से 2 या 3 में टूट जाना, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या होता है, एक सेल है ये, इससे इसमें टूट गया, इससे इसमें टूट गया, है ना। तो 1 से 2 में टूटा, हो सकता है ये 1 से 4 में टूटे, तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। अब एक होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। इसके अंदर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर, तो ये ब्रेक हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, इधर इधर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन अब इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, तो ये सेल क्या होता है, म्यूसिस होता है। क्या होता है, म्यूसिस। ये 1 से 2 में टूटा, ये 2 में टूटेगा, फिर ये 2 में टूटेगा, ये 23 23, ये 23 23, इसको बोलते हैं म्यूसिस। इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं और इसमें कितने बनते हैं, 2, यानी 1 से इसमें 2 होते हैं और इसमें 1 से कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। करेक्ट, पहला चीज। ठीक है, डॉटर सेल हैज अ सेम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें अगर 46 इसके पास था तो इसके पास भी क्या होता है, 46। लेकिन इसमें जो डॉटर सेल्स होता है इसमें हाफ हो जाता है। अगर इसके पास 46 थे तो इसके पास 23 23 जाएगा। ठीक है, 23 23 जाएगा। ये मियोसिस और ये माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस में अंतर पढ़ते हैं। माइटोसिस जो होता है वो होता है एक सेल से 2 सेल के अंदर डिवाइड, मियोसिस होता है 1 से 4 में। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम सेम रहते हैं, 46 से 46। मियोसिस के अंदर 46 से 23 23 23। ये एक ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या करता है, मियोसिस सेल का रिडक्शन करता है और रिक्वायर अ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन मियोसिस जो होता है, माइटोसिस होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और इक्वेशन ऑफ डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये आपके माइटोसिस मियोसिस के डिफरेंस हो गए। और यहीं पर बच्चों खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको समझ आया हो। लेकिन अब हम आपको एक असाइनमेंट शेयर करने वाले हैं हमारी रील्स के थ्रू, या फिर हमारी टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां पे मैं इस चैप्टर के रिलेटेड ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा जिसको अगर आप करते हो तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, मिड टर्म का एग्जाम हो, फाइनल, हमेशा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब बारी है इसके असाइनमेंट करने की और एनसीईआरटी करने की। तो अब आप मुझे क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फॉलो भी कर सकते हो आप हमें इंस्टाग्राम पे, और कोई भी अगर आपको डाउट है आप टेलीग्राम में शेयर कर दो, हम आपके लिए 24/7 शेयर बताते रहेंगे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसके रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर लो। सो बाय बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो को हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर कर दो अपने क्लास के सभी उन दोस्तों के साथ जो परेशान है कि कैसे पढ़े, किस असाइनमेंट को करे, किस क्वेश्चन को करे कि एग्जाम में आ जाए। तो हम आपको कराएंगे, रेगुलर कराएंगे। ठीक है, तो फॉलो करके रखो स्टडी वाइब को, एंड बाय बाय।